So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to understand the scope of total income. इसके पहले हमने रेसिडेंशियल स्टेटस तो समझ लिया था, राइट। और उसमें क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ठीक है, वो हम गलत इंटरप्रेट कर रहे थे। वो क्वेश्चन हमको एक करना है, जो हमने क्वेश्चन मिस आउट कर दिया था वो हम क्वेश्चन करेंगे और फिर साथ ही साथ जो है इसके बाद स्कोप ऑफ टोटल इनकम करेंगे। तो पहले हम वो क्वेश्चन निपटा देते हैं। तो कोई एक सिली क्वेश्चन था कि यूके का सिटीज़न है, वो फर्स्ट टाइम आया है 1/7/17 को एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एमएनसी। वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है और उसके एम्प्लॉयर ने ये बोला कि आप यूके भी विज़िट करना, और 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक ये यूके में रहते हैं। और बिसाइड डैट उसके अलावा ये चाइना में भी विज़िट करते हैं। अब पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर 17-18 टू प्रीवियस ईयर 2021 हमको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है। 17-18 की अगर हम बात करें, अगर वो फर्स्ट टाइम 1 जुलाई को ही आया है तो जुलाई अगस्त टोटल वो इंडिया में था। सितंबर में वो 10 सितंबर को चले गया, फिर 30 सितंबर को आया। तो ऐसे केस में जुलाई के पूरे 31 दिन, अगस्त के पूरे 31 दिन है, सितंबर के 11 दिन है। 11 दिन किस तरीके से, 9 दिन तो ठीक है जाने का और एक आने का, राइट। तो 11 दिन हो गए। यही अगर शिप होता, वो फॉरेन बाउंड शिप, उसमें हम ये डेट्स नहीं लेते। खैर इधर तो हम लेंगे। तो ये सितंबर हो गया, अक्टूबर के पूरे दिन ले लो, फिर नवंबर को तो वो जा रहा है तो जाने का दिन 1 नवंबर वो भी ले लेंगे, और 31 दिसंबर को आ रहा है तो वो दिन भी लेंगे। तो नवंबर का एक दिन, दिसंबर का एक दिन, फिर वापस से जनवरी के 31 दिन, और फरवरी को वापस ये चाइना गए। मतलब कि 2 जगह जा रहे हैं, यूके और चाइना। तो 7 दिन फरवरी के हमने ले लिए और इस तरीके से 144 डेज़ हो गया। अब समझो 182 डेज़ तो हुआ नहीं, तो 144 डेज़ है। अब जब 144 डेज़ है तो पिछले 4 साल में देखो कि एटलीस्ट 365 डेज़ तो वो हो इंडिया में। और वो 365 डेज़ इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि पहली बार इंडिया में आ रहा है वो। तो ऐसे केस में नॉन रेसिडेंट हो गया। सिमिलरली जब हम कैलकुलेट करेंगे 18-19 का भी, तब जब आप कैलकुलेट करोगे डेज़ को, तो ये 119 दिन आ जाएगा। और पिछले 4 साल की कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है, तो नॉन रेसिडेंट हो गया। और फिर इधर आती बात, इधर 145 डेज़ है, इधर भी पिछले 4 साल की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो ठीक है, इधर भी ये नॉन रेसिडेंट हो गया। अब आती है 20-21 की बात। 20-21 में आप जब कैलकुलेट करोगे तो 176 डेज़ आ रहे हैं। मतलब कि चलो ठीक है 182 डेज़ से कम है, पर एटलीस्ट पिछले 4 साल में 365 डेज़ तो वो हो इंडिया में। तो देखो 144, 119, 145 पिछले 3 साल में ही ये सब कवर हो गया। तो ऐसे केस में ये रेसिडेंट हो गया। अब ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली ये भी देखना है। तो RNOR की कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 9 साल तो तुमको क्या रहना है, नॉन रेसिडेंट, या पिछले 7 साल में 730 दिन, 729 दिन या उससे कम रहा हो। तो चलो पिछले 7 साल की कंडीशन तो पूरी हो रही है इधर कि 729 डेज़ या उससे कम ही रहेगा, क्योंकि पिछले अभी इंडिया में आया है वो। तो जितने दिन वो रहा है 145, 119, 144, इसके अलावा तो वो इंडिया में था भी नहीं। तो इसका टोटल 729 से कम ही है। तो ऐसे केस में ये RNOR हो जाएगा। और ईजी सा क्वेश्चन था, पर पता नहीं हमने उस समय गलत इंटरप्रेट कर लिया होगा, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन को आगे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। एक पॉइंट ये याद रखना कि ये यूके का सिटीज़न है, राइट। तब यूके का सिटीज़न है, इसका मतलब ये मत बोल देना आप जैसे कि यूके का सिटीज़न है तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीज़न नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग होते तो इसमें एक सिचुएशन आती है जहाँ पे 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहो तो ही रेसिडेंट माना जाएगा, उसके नीचे पे नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, इधर वो सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि ये यूके का सिटीज़न है। तो वो सिचुएशन है, वो 3 स्पेसिफिक है कि अगर आप एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप आप बाहर जा रहे हो, एज एन एम्प्लॉयमेंट आप बाहर जा रहे हो, या बाहर आप वर्क करते हो और आप इंडिया विजिट करने के लिए आ रहे हो, तो वो सिचुएशन पे वो 182 डेज़ वाला क्राइटेरिया लगता है, राइट। तो ठीक है, हमने ये सब देख लिया और अब हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस जाना क्योंकि मेरे को टैक्सेबिलिटी पता करनी है। अब मैं इनकम जानता हूँ, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। अब इंडियन इनकम ऐसा होता है कि या तो इंडिया में कोई इनकम रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव, या इंडिया से ओरिजिनेट हुई मतलब एक्रू हुई है, या डीम टू बी एक्रू। ये 4 चीज़ें हो गई। फॉरेन में भी ऐसे ही होगा। तो फॉरेन का ऐसा हो गया कि जो इंडिया में नहीं है वो फॉरेन, तो नीदर रिसीव्ड और नीदर एक्रूव्ड, राइट। चलो हम एक बार स्कोप की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल HUF, ROR, OR, RNOR, NR क्या क्या चीज़ें हैं। इंडियन इनकम को तो सबको टैक्सेबल है। इंडियन इनकम मतलब आ गई बात
रिसीव्ड हो या एक्रूड हो। फॉरेन इनकम, राइट। फॉरेन इनकम ROR को ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। अगर आप देखो तो हमेशा अपन यही बोलते हैं कि ROR को ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, RNOR को इंडियन इनकम तो है टैक्सेबल है। फॉरेन में सिर्फ 2 टाइप ऑफ फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, बिजनेस इनकम और प्रोफेशन इनकम। बिजनेस इनकम कंट्रोल अगर थोड़ा सा इंडिया में हो, और प्रोफेशन का भी ऐसे ही है। सिर्फ 2 इनकम है, बाकी कुछ भी टैक्सेबल नहीं। मतलब कि सबसे ज़्यादा टैक्स ROR को लगता है, RNOR को ये 2 चीज़ों का टैक्स लग जाता है। मतलब है फॉरेन इनकम, पर अगर मेरे को पता चला कि ये जो बिज़नेस इनकम है विच इज़ कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, या प्रोफेशन है वो तो इंडिया में सेटअप हुआ है, राइट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो ऐसे केस में वो फिर इनकम इधर टैक्सेबल हो जाएगा, और नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। और फॉरेन इनकम में भी बिजनेस और प्रोफेशन है, उसके अलावा कोई भी फॉरेन इनकम तुमको मिल रही होगी, हमको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हो गया इंडिविजुअल HUF का। अब अदर देन, राइट, अब अदर देन में क्या है, रेसिडेंट हो, क्योंकि इंडिविजुअल HUF में ही ROR RNOR ये सब रहता है। अदर इनकम में या अदर देन इंडिविजुअल HUF में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ही रहेगा। उधर रेसिडेंट को फिर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, और नॉन रेसिडेंट को वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब एक क्लैरिफिकेशन है, क्या है कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लाइबिलिटी ऑफ टैक्स इन इंडिया ऑफ नॉन रेसिडेंट सी फेरर रिसीविंग रेम्यूनरेशन इन, एक नॉन रेसिडेंट सी फेरर है, मतलब कि जहाज चलाने वाला, उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसके NRE अकाउंट में। ये NRE अकाउंट उसका SBI में है, इंडियन बैंक में, तो उसको सैलरी रिसीव हुई बाय नॉन रेसिडेंट सी फेरर, ये नॉन रेसिडेंट है। और फॉर सर्विसेज रेंडर, उसने क्या किया, आउटसाइड सर्विस उसने रेंडर करी, उसने सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया करी। तो एक फॉरेन गोइंग शिप है, राइट, और बाहर की तरफ जा रही है, उसने सर्विस आउटसाइड इंडिया रेंडर करी, पर पैसे उसको जो है NRE अकाउंट में जो इंडियन बैंक में है, NRE अकाउंट में जो इंडियन बैंक में, तो उसको टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन रेसिडेंट सी फेरर, सर्विस भी आउटसाइड इंडिया रेंडर करी, सिर्फ पैसे, मेनली पैसे आपको इंडियन बैंक के अकाउंट में रिसीव हुए हैं, दैट डजंट मीन कि आप टैक्सेबिलिटी कर दोगे। ये तो मैंने स्कोप के बारे में बात कर ली, राइट, ओके। चलो अब रिसीव्ड और एक्रूअल ये सब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि जब आपको पैसे मिले, पर रिसिप्ट का मतलब होता है फर्स्ट रिसिप्ट। जैसे कोई फर्दर देखो रेमिटेंस रिसिप्ट नहीं होता, रेमिटेंस मतलब भिजवा देना, क्या तेरे को मिल गया है तू मेरे को भिजवा दे, तो फर्दर रेमिटेंस या ट्रांसमिशन वो रिसिप्ट नहीं है। फर्स्ट रिसिप्ट आपको है वो आपको टैक्सेबल है। अब डीम्ड टू बी रिसीव्ड, जैसे हम बोलते हैं ना इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रू और डीम्ड टू बी एक्रू, तो ऐसे डीम्ड टू बी रिसीव्ड कब मान लिया जाएगा, 4-5 सिचुएशन है। अब जब एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया और 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा किया तो वो आ जाएगा। अब इंटरेस्ट जो आया है, इंटरेस्ट में भी 9.5% से ज़्यादा है तो वो आ गया, तो ये प्रोविडेंट फंड की बात हो गई। इसमें RPF की बात हो रही थी। अब दोनों अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम URPF, ओके। देखो पैसे RPF में कैसे आ सकते हैं, अब मैं खुद कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, वो किसी दूसरे फंड से जो URPF था उससे RPF में पैसे आए, तो अमाउंट ट्रांसफ़र ये भी हो गया डीम टू बी रिसीव्ड। TDS मेरे को 20,000 मिलने थे पर 18,000 ही मिले, 2,000 काट लिए TDS के रूप में, पर वो भी तो मेरी रिसिप्ट ही है। RPF की बात करिए, RPF में पैसा कैसे आ सकता है, कंट्रीब्यूशन से, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करो, इंटरेस्ट से, ट्रांसफ़र ऑफ फंड से। RPF के साथ आया पेंशन स्कीम, तो पेंशन स्कीम के तहत पेंशन स्कीम में 80CCD में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो और TDS। अब टैक्सेबिलिटी हमको डिस्कस करना है इन केस ऑफ रिसिप्ट, फॉलोइंग आइटम ऑफ रिसिप्ट इन केस ऑफ RNOR। 1 लाख वॉज अर्न फ्रॉम बिजनेस इन USA और प्रॉफिट इंडिया में रेमिट करा। सबसे पहले RNOR है और आपको टैक्सेबिलिटी तो पता है, ये बिज़नेस क्या था USA में था, प्रॉफिट इंडिया में रेमिट करा। और असेसी यूज टू अटेंड टू द बिजनेस ओनली व्हेन ही वाज इन USA, जब वो USA में रहता है तो वो बिजनेस अटेंड करता है। अब देखो ये फॉरेन इनकम लग रही है फॉरेन इनकम पर, और कोई भी कंट्रोल और मैनेजमेंट तो इंडिया से नहीं है, ऐसा कंट्रोल तो नहीं है, तो ऐसे केस में ये टैक्सेबल तो नहीं होगा। और ऐसे भी रेमिटेंस है ना, फर्स्ट रिसिप्ट तो है नहीं, राइट।
ये टैक्सेबल नहीं है। दूसरा, रेम्यूनरेशन 20,000 का, सर्विस कहाँ पर रेंडर करी? रशिया में। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, रशिया के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, पर इमीडिएटली फिर इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ। अब इधर भी कोई प्रोफेशन तो सेटअप नहीं ना इंडिया में, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो क्यों टैक्सेबल होगा? और एक और चीज़ है, रेमिटेंस इज़ नॉट अ रिसिप्ट। कल को ये मत बोल देना कि यार इंडिया में रेमिट हुआ मतलब कि रिसीव हो गया ना, वो रिसीव फर्स्ट रिसिप्ट होता है, रेमिटेंस इज़ नॉट रिसिप्ट। देखो हो गया इंडियन इनकम, एक्रू डीम टू बी एक्रू, रिसीव डीम टू बी रिसीव। और एक होता है अपने फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम में भी दो सिचुएशन है। अब एक्रूअल मतलब राइट मेरे को मिल गया, राइट, जैसे कि आपने महीना भर काम करा तो आपके पास राइट आ गया। जैसे सिक्योरिटीज़ होती है, तो जो जिस डेट पे इंटरेस्ट पे होगा तो वो डेट पे राइट आ गया। अब देखो कुछ एक्सप्लेनेशन है कि अभी अपन क्या बोल रहे हैं, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया या डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया। अब इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जैसे इनकम कुछ आउटसाइड इंडिया आपकी एक्रू हुई, अराइज हुई, पर उसको डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मत मान लेना, मियरली बिकॉज इट इज़ टेकन इनटू अकाउंट इन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन इंडिया। इनकम बाहर एक्रू हुई है, बैलेंस शीट इंडिया में प्रिपेयर हुई है, दैट डजंट मीन कि इसको इधर ले लो। और एक बार अगर एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेशन हो गया और फिर बाद में मेरे को पैसे भी मिल सकते हैं ना, एक्रूअल है फिर रिसिप्ट है। तो ये मत बोलना कि एक्रूअल है तो एक्रूअल के हिसाब से एक्रूड इन इंडिया, फिर रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट इन इंडिया, जैसे डबल टैक्सेशन नहीं करना, ठीक है। चलो, ये अच्छा पॉइंट था कि एक इनकम जो बाहर एक्रू हुई है बस मेनली मैंने बैलेंस शीट इंडिया में बनाई है, और उसको फिर अगर मेरे को इनकम रिसीव हुई है तो मेरे को टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। दैट डजंट मीन कि वो इंडिया में रिसीव हो गया क्योंकि मैंने बैलेंस शीट बनाई है। अब जैसे कि अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते ही है ना कि सब्सिडियरी बाहर की हो, अब कुछ इनकम बाहर एक्रू और अराइज हुई है पर मेरे को CFS में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, मेरे को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसको लाना पड़ेगा, लेकर आया। दैट डजंट मीन ना कि मैं इंडिया में मेरे को रिसीव हुई है। बैलेंस शीट बनाने का ये कब से मतलब हो गया कि वो इंडिया में रिसीव हुई है? तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी। चलो, इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया देखा। अब डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, सब इनकम आर डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इवन दो ये एक्चुअली बाहर हुए। देखो डीम्ड मतलब क्या होता है, क्या तुम भले बाहर हुए हो पर मैंने तो मान लिया कि वो इंडिया में, तो डीमिंग फिक्शन आ गया। तो समझो मतलब है तुम बाहर के पर मैंने ये मान लिया कि इंडिया में हो, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब ROR के लिए भले तुम इंडिया में अराइज होता या बाहर अराइज होता, मेरे को क्या लेना देना, राइट। मेरे को तो उस सिचुएशन में भी टैक्सेबल होता, मैं इस सिचुएशन में भी टैक्सेबल हूँ, राइट। फ़र्क इससे NOR को और NR को पड़ेगा, राइट। तो चलो ठीक है, देखते हैं। और NOR को भी दो एस्पेक्ट में कि भली फॉरेन इनकम पर बिजनेस या प्रोफेशन, बिजनेस कंट्रोल इंडिया में या प्रोफेशन सेटअप है इंडिया में, तब जाके वो फॉरेन इनकम इधर टैक्सेबल होती है। अदरवाइज तो अब तो यही बोलेंगे कि NOR को भी पूरी इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, दो सिचुएशन में बाहर की तरफ जाते हैं। तो आई पहली सिचुएशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, ओके। बिजनेस कनेक्शन का पूरा इन्होंने बताया 1, फिर बिजनेस कनेक्शन उन्होंने पूरा समझाया, फिर सेकेंड, ओके, ऐसे 7 पॉइंट्स है, फिर देन मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है। इनकम भली बाहर एक्रू हुई हो, ठीक है, पर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में, ठीक है, बिजनेस कनेक्शन। अब पॉइंट यह है कि बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, राइट। बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया पर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में। मतलब कि कोई सी बिजनेस एक्टिविटी जो कैरी हो रही है थ्रू अ पर्सन, कोई एक पर्सन कैरी कर रहा है, किसके बिहाफ पे, NR के बिहाफ पे, एक नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई एक पर्सन कैरी कर रहा है। मतलब कि पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ NR और ब्रैकेट में एजेंट, तो उसको सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ओके, कि मैं नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब एजेंट ऑफ NR, तो पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ NR मतलब कि मैं NR का एजेंट हूँ, राइट। NR एजेंट नहीं है, NR का एजेंट। तो जो NR का एजेंट है मस्ट हैव अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट, कि वो NR के बिहाफ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करे। तो NR के नाम के कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस भी वही देगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी NR ट्रांसफ़र करेगा, एजेंट नहीं।
ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो या ग्रांटिंग राइट टू यूज़, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो या राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र करो। एनआर पे के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है और प्रोविज़न ऑफ सर्विस बाय दैट एनआर, सर्विस भी वही देगा, या ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है, राइट ट्रांसफ़र करना है तो प्रॉपर्टी ओन बाय दैट एनआर और या प्रॉपर्टी कंट्रोल बाय दैट एनआर। ये तो एनआर की बात कर ली कि ये जो है एजेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करेगा एनआर के कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से रहेंगे कि एनआर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर एनआर का नाम लिख दिया, फिर ये बोल दिया कि ये सर्विस एनआर की तरफ से जाएगी, या ये प्रॉपर्टी है ये एनआर से ओन्ड है, या प्रॉपर्टी एनआर जो है राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र कर रहा है। और तो प्रॉपर्टी जो है ओन बाय एनआर, प्रॉपर्टी ओन बाय एनआर या अंडर कंट्रोल। एजेंट के पास अथॉरिटी है एक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की, पर डज नॉट हैव अथॉरिटी, उसका अथॉरिटी नहीं है किसी काम की, बट वो हैबिचुअली स्टॉक ऑफ गुड्स मर्केंडाइज फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर गुड्स मर्केंडाइज इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ एनआर। ऐसा बोला नहीं गया है, डज नॉट हैव अबव अथॉरिटी, इफ़ द एजेंट डज नॉट हैव अबव अथॉरिटीज़, राइट। तो ऐसे केस में अगर डज नॉट हैव अबव अथॉरिटीज़, अगर आपके पास अबव अथॉरिटीज़ नहीं है तो ऐसे केस में ऐसा है कि क्या आप स्टॉक ऑफ गुड्स मर्केंडाइज जो आप इंडिया से जो भी डिलीवर करते हो, इंडिया से जो भी लेते हो, तो एनआर के बिहाफ पे आप मेंटेन कर रहे हो क्या इंडिया में ऑर्डर आप सिक्योर करते हो। नॉन रेसिडेंट है मतलब तुम बाहर के हो, राइट। ये ऑर्डर सिक्योर करना या स्टॉक्स मेंटेन करना जो आप इंडिया में धंधा कर रहे हो, जब आप डिलीवरी कर रहे हो ना गुड्स मर्केंडाइज जो भी है, तो एनआर के बिहाफ पे आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो या ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो। और ये जो अथॉरिटी है टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अथॉरिटी इज लिमिटेड टू परचेस ऑफ गुड्स एनआर, चलो ठीक है ओके। पर वो क्या लिखा हुआ है, अगर एजेंट की अथॉरिटी इज़ लिमिटेड टू परचेस ऑफ गुड्स, सिर्फ परचेस ऑफ गुड्स तक ही लिमिट है। देखो सिर्फ वो गुड्स ही परचेस करता है, वो कुछ नहीं करता। अभी तो अपन पढ़ रहे थे कि एनआर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो, सर्विस शुड बी, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस, एनआर प्रोविजन ऑफ सर्विस देगा, या प्रॉपर्टी ओन करता है एनआर तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, राइट है। पर सिर्फ अगर सिर्फ गुड्स ही परचेस करना है, क्या एनआर बोले क्या एजेंट तू सिर्फ ना तू डील विल मत कर, तू ऐसे ऑर्डर सिक्योर मत कर, मेरे को कुछ गुड्स है तो इंडिया से परचेस कर ले और मेरे को दे दे, तो ये बिज़नेस कनेक्शन नहीं होता। मियरली परचेस ऑफ गुड्स होना दैट डजंट मीन कि बिज़नेस कनेक्शन है, तो नो बिज़नेस कनेक्शन एग्जिस्ट। अब चलो अपन बिज़नेस कनेक्शन के एग्जाम्पल से देखते हैं, राइट। बिज़नेस कनेक्शन के एग्जाम्पल देखो, ब्रांच ऑफिस इंडिया में, राइट, इंडिया में ब्रांच ऑफिस है और एजेंट, ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और एजेंट ऑफ एनआर, तो ब्रांच ऑफिस हो या एनआर का एजेंट है वो इंडिया में, और एन ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है। अपॉइंट करा है इंडिया में एजेंट फॉर सिस्टमैटिक एंड रेगुलर परचेज ऑफ, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फॉर सेल ऑफ, ठीक है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फॉर सेल ऑफ एनआर गुड्स फॉर अदर बिजनेस पर्पस, राइट। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी बना दी, ठीक है, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ एनआर। एनी प्रॉफिट ऑफ एनआर विच कैन बी रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू सच पार्ट ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया, कि जो प्रॉफिट एनआर कमा रहा है ना उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो एट्रीब्यूटेबल तो है, क्योंकि कुछ ऑपरेशन जो है इंडिया में कैरिड आउट हुए हैं थ्रू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया डीम टू बी ऑन इन इंडिया इंडिपेंडेंट एजेंट। पर अगर ये एजेंट एनआर का नहीं होते हुए इंडिपेंडेंट है, हु डू नॉट वर्क मेनली, को मैं कोई एनआर का स्पेसिफिक नहीं हूँ, एनआर ने मेरे को खरीद नहीं लिया है, एनआर का स्पेसिफिक होलसम एजेंट नहीं हूँ मैं तो एक ब्रोकर हूँ। एनआर लोग अगर आए तो मैं उनका काम कर देता हूँ, अदरवाइज़ मेरा काम है एजेंट, मैं दूसरों की भी एजेंसी ले सकता हूँ। तो वेयर एनआर कैरीज ऑन बिजनेस थ्रू ब्रोकर कमीशन एजेंट देयर विल बी नो बिजनेस कनेक्शन। अगर एनआर ने सिर्फ एक काम करवाया है तो ऐसा कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एनआर के तुम होलसम एजेंट नहीं हो, वो एजेंट एक इंडिपेंडेंट एजेंट है और एक एजेंट है और दो एनआर है। तो ऐसे केस में बिजनेस कनेक्शन फॉर अदर एनआर इज इस्टेब्लिश। तब क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनआर सिक्योर ऑर्डर फॉर अनदर एनआर टू। तो एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनआर वो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है अनदर एनआर के भी, इन सच सिचुएशन बिजनेस कनेक्शन फॉर अदर एनआर वो तभी इस्टेब्लिश होगा व्हेन सच अदर एनआर कंट्रोल दी एनआर। अगर एनआर एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल वो करता है या एनआर दूसरा एनआर को कंट्रोल करता है, या सेम कंट्रोल है।
समझ रहे हो? एक तो होता है कि एनआर के बिहाफ पे मैं काम करो, पर मैंने दूसरे एनआर का भी उठा लिया। तो ऐसे केस में अगर दोनों एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को कंट्रोल करता हो, या दूसरा पहले को कंट्रोल करता हो, या दोनों को कोई तीसरा कंट्रोल करता है, तो बिजनेस कनेक्शन इज एस्टेब्लिश वेयर अ पर्सन हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होली फॉर सच नॉन रेसिडेंट्स। तो मिस्टर ए जो है, जैसे कि इसमें डायग्राम बनाया है कि एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स जो नॉन रेसिडेंट है। तो अगर एक से ज़्यादा एनआर है तो पहले तो एक्ट कर रहा है एक्स के लिए, पर उसने ऑर्डर एक्स से भी लिए, वाई से भी लिए। तो एक्स से लिए तो बिज़नेस कनेक्शन डायरेक्टली है। देखो एक्स से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिज़नेस कनेक्शन डायरेक्टली है। पर उस अदर एनआर के लिए, वो जो वाई है उसके लिए वो ऐसा होगा, या तो एक्स वाई को कंट्रोल करता है, या तो वाई एक्स को कंट्रोल करता है, या तो दोनों किसी, या तो जेड दोनों को कंट्रोल करता है। तब ऐसी सिचुएशन में ये बिज़नेस कनेक्शन वाई के लिए इस्टेब्लिश हो जाएगा। पर अगर आपने एनआर से ये काम करा है तो फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है। जैसे बिजनेस कनेक्शन है ही नहीं, बिजनेस जहाँ पे सारे ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, सारे ऑपरेशन नहीं होते, तो प्रोपोर्शनेट इनकम जो है एट्रीब्यूटेबल है। तो जो एट्रीब्यूटेबल है वो डीम टू बी एक्रूअराइज है, जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है वो नॉट डीम टू बी एक्रूअराइज है। जैसे कि इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग कस्टमर रिसाइडिंग इन इंडिया और एक्सेसिंग एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस इन इंडिया, तो एट्रीब्यूटेबल हो गया ना, कि अगर आप इंडियन के कस्टमर को टारगेटिंग कस्टमर रिसाइडिंग इन इंडिया, अगर उनके कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, या ठीक है आईपी एड्रेस इंडिया का है, राइट। और जैसे कि भई एडवर्टीजमेंट भले ही बाहर डिस्प्ले हो रहा है, पर वो यहाँ के इंटरनेट से एक्सेस हो रहा है। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो सेल ऑफ डेटा, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा, आपने डेटा सोल्ड करा, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन, और ये आपने परचेस किससे करा हुआ था? फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। या आपने वो आईपी एड्रेस का यूज़ करा। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द डेटा, ये जो आपने डेटा कलेक्ट करा, या तो डेटा को सेल कर दो, या तो वो डेटा को समझ के आपने गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दी PRI या IP एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, राइट। ये सब सिचुएशन है, तो इधर एट्रीब्यूटेबल हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट की इनकम है वो तो ईजी है, और ठीक है डेटा और गुड्स एंड सर्विसेज से जो भी है, चलो समझो। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो फिर देखिए कि चलो ये तो बिजनेस कनेक्शन हुआ नहीं, दूसरा देखते हैं परचेस ऑफ गुड्स इन इंडिया। इंडिया से गुड्स परचेस कर रहे हो और एनआर उसको एक्सपोर्ट करेगा, तो इनकम इंडिया से सिर्फ गुड्स परचेस करना, दैट डजंट मीन कि बिजनेस कनेक्शन हो गया। फिर इंडिया से न्यूज़ कनेक्ट करना, या इंडिया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ व्यूज़ इन इंडिया, ये भी नहीं है, वही ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया बाय एनआर या एक्सपोर्ट बाय एनआर। फिर इंडिया में सिनेमाटोग्राफी, फिल्म शूट करना, वो भी नहीं होता। और डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड, ओके ये भी एक सही था कि एसएनसेड क्या होता है कि पर्टिकुलर जोन है कि डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड, की कुछ रफ डायमंड है और आपने जो है एक फॉरेन कंपनी डायमंड में कुछ करती होगी कामकाज, और उसको रफ डायमंड को आपने एक मेला मान लो, आप तो एसएनजी एक एरिया है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है कि हम कुछ एक बाहर से आपके लिए कुछ लेकर आए हैं और एसएनजी में उसको रखा है डिस्प्ले के लिए, तो वो भी कोई एक्रू नहीं होता। एक्रू नहीं होता क्या? बिज़नेस कनेक्शन नहीं है। तो सिनेमाटोग्राफी, फिल्म, न्यूज़ व्यूज़ लेना और गुड्स परचेस करना और ये सब चीज़ें, और जो ऑल ऑपरेशंस है, ये हो गया सीन। 1 एजेंट 2 एनआर, ये वाला भी सीन हो गया। बिज़नेस कनेक्शन भी हमने समझ लिया कि वो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने बिज़नेस कनेक्शन समझा। बिज़नेस कनेक्शन में क्या नहीं होता है वो भी हमने देखा, और क्या होता है वो भी हमने देखा। जैसे इंडिपेंडेंट एजेंट है तो कोई बिज़नेस कनेक्शन नहीं है, एक एजेंट के 2 एनआर हो तो स्पेसिफिक सिचुएशन में फिर वो बिज़नेस कनेक्शन होता है। कुछ एग्जांपल पढ़े जो बिज़नेस कनेक्शन कतई नहीं है, तो वो भी एग्जांपल हमको याद रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। फिर बिज़नेस कनेक्शन, ये तो हो गया बिज़नेस वाला सीन, ठीक है। एक्रू और अराइज इन इंडिया में पहले एक बिज़नेस वाला सीन हो गया।
दूसरा आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। प्रॉपर्टी या एसेट या सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, वो इंडिया में है तो एक्रू इन इंडिया। जैसे कि रेंट पेड आउटसाइड इंडिया फॉर यूज़ ऑफ मशीनरी बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया इज़ डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। मतलब कि ऐसा होगा कि मशीनरी बिल्डिंग ये सब इंडिया में है और इनकम आ रही है तो एक्रू इंडिया में है। इंडियन कंपनी डिपॉजिट विद द एन इंडियन कंपनी और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंडियन कंपनी के डिबेंचर परचेस कर लिए होंगे, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। तो इनफैक्ट यही सिचुएशन इधर भी आएगी कि जब आप कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में जो कैपिटल एसेट है वो सिचुएटेड थी, वो ट्रांसफ़र कर दिया आपने, तो क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, उसको ट्रांसफ़र किया। अभी उस पर जो इनकम रेंट वेंट आ रही थी वो तो है ही, उसको ट्रांसफ़र भी करा तो भी, राइट, टू कैपिटल एसेट। इवन इफ रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र कि जो होता है ना कि एसेट इंडिया में है और मैं उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो जो डॉक्यूमेंट है वो इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया में हो मेरे को नहीं पता, राइट। या जो लेन देन है पैसों का वो इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया में हो मेरे को नहीं पता। तो जो बेचते समय जो भी डॉक्यूमेंट का करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, कहीं भी डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट करा हो, कहीं भी पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन आया हो, पर कैपिटल एसेट इंडिया की है तो वो डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया। अब कैपिटल एसेट हो सकता है शेयर हो, इंटरेस्ट इन अ कंपनी हो, तो कैपिटल एसेट बीइंग शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी रजिस्टर और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। ओके, देखो अब ऐसा होगा कि भाई कैपिटल एसेट इंडिया में है, उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ठीक है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, एक्रू हो गया। एक सिचुएशन ये है कि कैपिटल एसेट शेयर है या इंटरेस्ट है कंपनी में, जो भी स्टेक है वो इंडिया में नहीं है, राइट, इंडिया में नहीं है, पर वो फिर भी मान लेते हैं कि इंडिया में है, पर वो इंडिया में नहीं होकर भी मानो कि वो इंडिया में है। इफ़ शेयर इंटरेस्ट डिराइव इट्स वैल्यू, उस शेयर की जो वैल्यू है ना, जो वो डिराइव करता है सब्सटेंशियली फ्रॉम असेट लोकेटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में असेट लोकेटेड है तो वो तो इंडिया की कैपिटल असेट है ही। अगर शेयर और इंटरेस्ट की वैल्यू डिराइव फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया तो वो शेयर भी इंडिया की ही मानो। अब डिविडेंड डिक्लेयर बाय फॉरेन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विच, देखो वो शेयर भी हो गए इंडिया के तो वो तो होगा, वो अगर ट्रांसफ़र होंगे तो भी एक्रू, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब अगर शेयर उस पर जो डिविडेंड आ रहा है पर वो नहीं होंगे, देखो शेयर विच डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो ऐसे केस में डिविडेंड, वो डिविडेंड नॉट डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट, समझ रहे हो। तो भाई देखो शेयर्स क्या है, शेयर्स फॉरेन कंपनी के, पर फॉरेन कंपनी के शेयर है, पर वो अपनी वैल्यू जो है डिराइव करते हैं इंडियन कंपनी के एसेट से। देखो शेयर कैपिटल एसेट अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो बात ही ख़त्म है, पर वो इंडिया के बाहर है, पर वो फॉरेन कंपनी अपनी वैल्यू जो है सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, तो ऐसे केस में वो भी हो जाएगा, राइट। और फिर वो वही फॉरेन कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करे तो भले ही उसकी वैल्यू डिराइव फ्रॉम दी एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, बट वो डिविडेंड इनकम तो कोई एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होगी। चलो ये हो गया हमारा, और ये हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग में भी ये देखेंगे। अब डिविडेंड इंडियन कंपनी से आ रहा है तो ठीक है, डीम टू बी एक्रू है, राइट। अब वो कहीं भी रिसीव हो, इंडियन कंपनी से आ रहे हैं ना, बात ख़त्म। सैलरी, सर्विस रेंडर करी, राइट, या गवर्नमेंट पे कर रही है, आपने आउटसाइड इंडिया रेंडर करी बट पे गवर्नमेंट कर रही, तो सिर्फ सैलरी, जैसे कि अलाउंस और परक्विजिट नहीं आएगा, जैसे उधर डिविडेंड नहीं आया ना तो अलाउंस और परक्विजिट नहीं आएगा, और अलाउंस और परक्विजिट तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है। सैलरी, अलाउंस और परक्विजिट हो गया, वो एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा आता है जैसे पेंशन, राइट, तो पेंशन पेबल है तो वो डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, पेंशन को नहीं मानेंगे डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, भले गवर्नमेंट पे कर रहा है। फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये भी आया। तो मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन भी हो, क्वेश्चन भी हम देखेंगे,
अब इंटरेस्ट रॉयल्टी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड टू नॉन रेसिडेंट, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ठीक है, डीम टू बी पे, गवर्नमेंट ने पे किया ना। अब एक होता है रेसिडेंट ने पे किया तो भी डीम्ड है, पर कुछ सिचुएशन में डीम्ड नहीं है। अब देखो, अगर आपने बोरोड मनी, जो भी आपने पैसा बोरो करा है, आपने वो जो पैसा बोरो करा है उससे आपने बिज़नेस करा, पर बिज़नेस आउटसाइड इंडिया करा, राइट, या बोरो मनी इज़ यूज फॉर पेयर फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया और फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड इंडिया। या तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, पैसे बोरो करा ना, तो आपने बिजनेस प्रोफेशन में लगाया हो जो इंडिया के बाहर है, या इन्वेस्टमेंट करा हो और वहाँ से आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो फिर अक्रूर अराइज इन इंडिया आता ही नहीं है। एक होता है कि डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया इन ए एंड बी केसेस ओनली। तो अगर बोरो मनी जैसे नॉन रेसिडेंट है, राइट, तो इधर तो हमने एक्सेप्शन देखा था कि बोरो मनी आपने यूज़ किया पर बिजनेस प्रोफेशन जो है आउटसाइड इंडिया या अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया। फिर एक और कि आपने रॉयल्टी ली, राइट, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस, आपने रॉयल्टी ली जो भी लिया, पर वही है कि बिज़नेस आपने आउटसाइड इंडिया कैरी करा या अर्निंग करी आउटसाइड इंडिया। भले ही रेसिडेंट ने आपसे ली थी रॉयल्टी, भले ही रेसिडेंट ने आपसे पैसे बोरो करे थे, पर धंधा तो बाहर कर रहे हैं वो, तब क्या करें, राइट। अब अगर नॉन रेसिडेंट ने किया, राइट, तो नॉन रेसिडेंट ने अगर बोरो किया पेबल, इफ़ बोरोड मनी यूज बाय द पेयर ऑफ ओके, अगर बोरो करा है और इंडिया में बिज़नेस कर रहे हो तो ऐसे केस में वो एक्रूअर अराइज इन इंडिया, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रॉयल्टी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो है वो इंडिया में बिज़नेस करने के लिए यूज़ कर रहे हो, राइट। पर अगर आपने उसके अलावा यूज़ करा है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है। वो नॉन रेसिडेंट क्या है, फिर वो जो है नॉट डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो समझो, अगर नॉन रेसिडेंट ने बोरो करा पैसा दूसरे नॉन रेसिडेंट से और कुछ शेयर्स उसने इंडियन कंपनी में ख़रीदे, तब समझो उसने इन्वेस्टमेंट करा, वो वहाँ से इनकम अर्न करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया इंटरेस्ट का, दूसरा रॉयल्टी और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो गया। तब समझो, अब देखो इधर ये समझना कि इधर लिखा हुआ है बिज़नेस प्रोफेशन, राइट, या तो बिज़नेस करने के लिए, राइट, और अर्निंग एनी इनकम इन इंडिया, बिज़नेस प्रोफेशन के लिए या अर्निंग एनी इनकम इन इंडिया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शेयर्स खरीदे इंडियन कंपनी के, तो जो इंटरेस्ट पेबल है वो नॉट डीम टू बी एक्रूअर अराइज इन इंडिया, मतलब कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी नहीं है। आपने बोरो करा पैसा और आपने इंडियन कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, डैट डजेंट मीन कि आपने इनकम वहाँ से अर्न करी है, डैट डजेंट मीन कि डीम टू बी एक्रूअर अराइज इन इंडिया है। तो एक बार इसको समझ लेना। तो जो आपने जो भी लगाया है, जो आपने बोरो करा है पैसा, तो आप उसको शेयर्स में लगा के पैसा कमा रहे हो, डैट डजेंट मीन कि वो डीम टू बी एक्रूअर अराइज इन इंडिया हुआ है। अब देखो, रॉयल्टी एंड फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया। तो इधर क्या देखते हैं, सर्विस यूटिलाइज इन इंडिया, वन सेकेंड, सर्विस यूटिलाइज्ड इन इंडिया। हम सर्विस रेंडर इन इंडिया नहीं देखते, तो वेदर और नॉट नॉन रेसिडेंट हैज़ अ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है। इसमें फिर एक अमेंडमेंट था कि कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ रॉयल्टी। एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पैसे पे कर रहा है, तो लिखा हुआ है कि सम ऑफ मनी पे विदाउट कंसिडरेशन और बाय इंडियन रेसिडेंट टू एनआर, या एनआर को या फॉरेन कंपनी को, नॉन कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट, और 5/7/19 के बाद वो डीम टू एक्रूअर अराइज इन इंडिया, और टैक्स लग जाएगा। और टैक्स तब लगेगा 56(2)(10) के तहत जब रिसीव्ड एक्सीड 50,000। तो अच्छे थे, इस पर अच्छे थे पॉइंट्स ये पॉइंट्स को हम और डिटेल में समझेंगे जब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम ये जो है समझते हो और बेटर तरीके से। तो जैसे कि मिस्टर राशिद खान, अ नेशनल ऑफ इराक, रिसीव द फॉलोइंग फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, उसको फ़ीस मिली। तो नॉन रेसिडेंट है, उसको फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिली, तो उसने सर्विस दी होगी ना, रेंडर करी उसने सर्विसेज। अब वो यूटिलाइजेशन देखना है, राइट। अब देखो, सबसे पहले तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ मिला, तो वो तो पूरा का पूरा डीम टू बी एक्रू हो, तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, बात ही खत्म है। इराक की गवर्नमेंट से मिला तो क्या कर लेना देना, टेक्निकल सर्विस आपने उनको दी और इराक से मिला, तो इधर तो बात आती नहीं है। और एस से मिला, एस कौन है, और ROI, रिटर्न ऑन इनकम, नहीं भैया,
एस ROI रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ होगा। सर्विसेज हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। ओके, दूसरा भी ROI है पर वो आउटसाइड इंडिया है, तो भैया मैं आउटसाइड इंडिया नहीं ले पाऊँगा, राइट। दूसरा, ये नॉन रेसिडेंट है पर बिजनेस इंडिया में कैरी हो रहा है, तो ये ले लेंगे। तो इस तरीके से हो गया पूरा। व्हाट इफ़ राशिद अगर इंडिया में आता 15/6/20 को और 31/12 तक रुकता, तो ठीक है, 60 डेज है, उससे ज़्यादा है। ओके, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये तो 180 दिन से ज़्यादा हो गया। तो अब 180 दिन से ज़्यादा हो गया, पर ये R रेसिडेंट हुआ, पर ये RNOR होगा, राइट। RNOR होगा क्योंकि जो है 10 में से 9 साल तो ये नॉन रेसिडेंट रहेगा, और 7 साल में भी 729 दिन से तो कम ही है वो इंडिया में, राइट। पिछले 7 साल। तो ऐसे केस में अब ओके, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, RNOR को भी अगर आप देखो तो इनकम जो है इंडियन इनकम है, राइट। तो इंडियन इनकम में अक्रू, डीम टू बी अक्रू, और रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, सब की सब होता है। तो समझो, फॉर RNOR इनकम रिसीव अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली। अब ये अर्नड और रिसीव्ड मतलब ये फॉरेन इनकम की बात करें कि तुमको अर्न हुआ या रिसीव्ड हुआ आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल ओनली अगर बिजनेस कंट्रोल्ड है फ्रॉम बिजनेस प्रोविजन सेटअप इन इंडिया, assuming that this condition is not satisfied. चलो, discuss the correctness of the statement income deemed to be accrue or arise in India. Okay, income deemed to accrue or arise in India to a non-resident, और वो भी by way of interest, royalty and fees for technical services, right, is to be taxed. ये taxed होगा irrespective of territorial nexus. तो देखो समझो, इन्होंने इधर समझाया कि यार नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, राइट, रिसीव हो रही। तो जैसे कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो जैसे कि अभी रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की बात करें कि जैसे पेटेंट, राइट, जैसे मैनेजरियल और टेक्निकल सर्विसेज है, राइट। अब वो इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, तो जो रॉयल्टी और फीस है शैल बी कंसिडर टू बी इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड शैल बी टैक्सेबल एंड इट डज नॉट मैटर कि NR का भी बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए। तो ऐसा कोई टेरिटोरियल नेक्सस तो नहीं है, मतलब NR बाहर का हो चलेगा, ऐसा कोई टेरिटोरियल नेक्सस तो नहीं है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, तो सही बोला कि टेरिटोरियल नेक्सस का हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सर्विस रेंडर करना ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही रेंडर करो, भाई सर्विस यूटिलाइज़ होना ज़रूरी है कि यार इंडिया में यूटिलाइज़ हो रही कि नहीं हो रही वो सर्विसेज का। ऐसे ही बोरो वाला है, बोरो वाला पैसा भी इंडिया में बिजनेस करने के लिए यूज़ हो रहा हो, राइट, इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करा हो, उससे कुछ अर्निंग हो रही हो तो चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने शेयर से परचेस कर ली, राइट, तो आपने शेयर्स परचेस कर लिया, वो नहीं चलेगा इधर। जैसे कि इफ़ सुजुकी ऑफ जापान, जैसे जापान में है सुजुकी, वो तो NR है, उसने नो हाउ दिया इन जापान। अब नो हाउ कब दिया? इन जापान, जापान में दिया, क्या लेना देना कि कहीं भी दिया हो। वो किसको दिया? मारुति को दिया, राइट। फॉर यूज़ इन इंडिया उसको 3 करोड़ रिसीव हो रहा है, तो इसमें सुजुकी का कोई टेरिटोरियल नेक्सस थोड़ी ना है, बट फिर भी इनकम डीम टू बी अक्रूड एज इन इंडिया है क्योंकि वो यूज़ इंडिया में हो रहा है। ऐसी लोन की बात आती है कि एक NR दूसरे NR को दे रहा है और उसने यूटिलाइज़ किया है इंडिया में इन बिजनेस में, या इंटरेस्ट रिसीव बाय NR। और देखो इंटरेस्ट बोला ना, डिविडेंड तो बोला नहीं, सॉरी ये डिविडेंड वाला पोर्शन हटाओ। इंटरेस्ट जो NR को रिसीव हो रहा है शैल बी कंसिडर्ड इनकम अक्रू इन इंडिया, तो इसमें भी NR तो बाहर का ही था, कोई टेरिटोरियल नेक्सस तो था नहीं उसका। तो इस तरीके से हमने ये देखा। और एक मास्टर क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस का जो आता है तो 16 नंबर में ही आता है, तो फटाफट एक बार उसको देख लो। और इस तरीके से हमारा ये रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर ओवर होता है।